जैसा कि हम देख रहे हैं कि बिहार पैरामेडिकल में बहुत बड़ी वैकेंसी आ रखी है। नोटिफिकेशन आने के बाद देखो जैसे ही मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया था आप लोगों ने देखा होगा। विभाग के द्वारा जो सिलेबस दिया जाता है, नोटिफिकेशन आता है, उसको पढ़ना चाहिए अच्छे से। आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में मैम किस तरीके से तैयारी की थी, क्योंकि ये आपका बताना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए। कि सिलेबस हमको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स है वो हमको पता होना चाहिए। मैं क्लास लेता हूँ तो मैं खुद बच्चा बन के लेता हूँ। इस तरीके से पोपटलाल के हाथ में छतरी रहती है, वैसे ही आपके हाथ में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बिहार पैरामेडिकल में बहुत बड़ी वैकेंसी आ रखी है, तो बहुत स्टूडेंट्स उसकी तैयारी में जुट चुके हैं, लग चुके हैं। और उसी बीच बहुत जनों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें। तो मैं इसमें एक सबसे बड़ा जो दामोदर मानता हूँ वो राम सर को मानता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से वो इस प्लेटफॉर्म पे तैयारी करा रहे हैं और बहुत स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हुआ इस प्लेटफॉर्म से। तो आज हम कुछ उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में राम सर से और उनकी टीम से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, एक स्टूडेंट की क्या रणनीति होनी चाहिए कि वो सिलेक्शन ले सके। तो जैसा कि राम सर आपको बताइए है कि बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं लैब टेक्नीशियन की, तो आप ये गाइड कीजिए सर उनको कि उनको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। बिल्कुल सर, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने के बाद कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ कि स्टूडेंट के दिमाग में यही रहता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये तैयारी करने वालों के लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि भाई हमें जैसे बिहार की वैकेंसी आई है तो मैं बिहार वाले बच्चों के लिए बात कर लेता हूँ। कहीं ना कहीं उनके कमेंट्स देखे थे कि सर स्टार्ट कहाँ से करें, तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि जैसे अभी जो फ्रेशर हैं जिन्होंने एकेडमी कंप्लीट की है और काफ़ी सारे स्टूडेंट है जो पहले से तैयारी करें, क्योंकि बिहार की वैकेंसी का मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइम पहले ही बताया था कि ये एक वैकेंसी जो है पैरामेडिकल की बड़ी वैकेंसी आने वाली है। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया सर, वीडियो देखा और था उसका। हाँ, और इसका मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर अभी से आप कंप्लीट हैं, पास आउट हैं, तो अब तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अभी जो फ्रेशर बच्चे एकेडमी से निकल कर आए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ रही है वैकेंसी को किस प्रकार से फेस करना है। तो सर सबसे बड़ा मैं यही सॉल्यूशन बता देता हूँ कि उनको एक तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि भाई हम एकेडमी के दौरान एक बड़ी थ्योरी को फेस करते हैं, लेकिन वैकेंसी के अंदर आपको चीज़ें जो हैं पढ़नी वही हैं, लेकिन शॉर्ट चार्ट के बेसिस पढ़ना होगा आपको। जैसे हम सर कहीं अगर घूमने भी जाते हैं ना तो अपन पहले प्लानिंग करते हैं ना, तो वैसे ही अपन कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, कि जैसे एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, एक प्लान करना पड़ेगा कि मुझे इस टॉपिक में ये सारी चीज़ें पढ़नी है, शॉर्ट पैटर्न में पढ़नी है और बढ़िया कंटेंट के साथ पढ़नी है, चाहे एग्जाम में जहाँ से मतलब क्वेश्चन आए तो वो आपके कंटेंट से है। तो वो एक डायरेक्शन जो है इस समय आपको तैयार करना चाहिए। बिल्कुल सही सर, आपने बहुत सही बताया, क्योंकि एकेडमिक बिल्कुल अलग होता है और वैकेंसी बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि एकेडमिक्स में आपको बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी पड़ती है, बुक्स पढ़नी पड़ती है, लेकिन वैकेंसी के लिए आपको उसी थ्योरी में से वही क्वेश्चन निकाल के लाना पड़ता है कि जो आपको पूछा जाएगा आपकी वैकेंसी एग्जाम के अंदर। बिल्कुल सही बताया, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी रिसेंट पास आउट हुए और इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो आपको अच्छे से नोट्स बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी राम सर, कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ के और एमसीक्यू वाइज क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे ऐप के अंदर मैं बात करूंगा कि जैसे टॉपिक वाइज सर अभी हम क्लास ले रहे हैं। जैसे लैब टेक्नीशियन की बात करूं कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, जैसे एंटी कोगुलेंट ही पढ़ाया हमने, तो हमने उसकी क्लास ली है और उस क्लास के नीचे फिर उसकी पैनल पीडीएफ आ गई, फिर हम उसको जो है उसी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू मैं ऐड कर रहा हूँ। एमसीक्यू भी मिल हाँ जाएगा बिल्कुल, सर? उसी टॉपिक के एमसीक्यू ऐड कर रहा हूँ और मैं फिर उनको उस टॉपिक का पर्सनल टेस्ट दे रहा हूँ सर। जैसे 25 नंबर का उनको उसी टॉपिक का टेस्ट और फिर उसी टेस्ट का सॉल्यूशन लाइव क्लास के माध्यम से। तो अब क्वेश्चन जो है सर कहाँ से बाहर बनेगा, मतलब बेहतरीन तरीके से तो सर ने बहुत अच्छी एक नई चीज आप अपनी स्टडी में एक जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सही, स्टूडेंट्स के लिए फायदा हो गया कि उनको पहले तो टॉपिक के नीचे एमसीक्यू मिल रहे हैं, उसके बाद उनको टेस्ट में भी एमसीक्यू मिल रहे हैं। मतलब एमसीक्यू तो आपको मिल ही रहे हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग, जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ये तो सर बहुत हेल्पफुल रहने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए। वैसे मैं राम सर के एक और बहुत ही अच्छे टीम मेंबर उदिता मैम से बात करना चाहूँगा। मैम, बहुत जनों को अभी तक सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत कमी रहती है कि कहाँ से क्या देखना है, क्या करना है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है मैम? तो हेलो सर, मैं बताना चाहूँगी, जिस प्रकार जैसे वैकेंसी आती है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, मार्केट जाके कोई भी बुक परचेज करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो सबसे गलत पैटर्न होता है एग्ज़ाम की तैयारी करने का। जब इस बच्चे को सिलेबस ही नहीं पता तो वो कैसे तैयारी करेगा। तो सबसे पहले अपन को जो विभाग के द्वारा जो सिलेबस दिया जाता है, नोटिफिकेशन आता है, उसको पढ़ना चाहिए अच्छे से। फिर उसके अकॉर्डिंग ही अपने को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे को सिलेबस नहीं पता होगा वो कैसे तैयारी करेगा, अपन कैसे आगे बढ़ेंगे उस चीज़ को। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, तो सबसे पहले अपनी तैयारी करेंगे तो उसके लिए अपने को सबसे पहले सिलेबस पढ़ना होगा कि क्या क्या आएगा अपने एग्ज़ाम में, क्या क्या नहीं आएगा। ठीक है।
बिल्कुल सर, मैम ने ये जो बात बोली है ना कि वैकेंसी के अनुसार जो है विभाग सिलेबस जारी करता है, वो इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो सेंट्रल में आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आरआरबी के सिलेबस को देखते नहीं, क्योंकि हर स्टेट के अंदर हर पैरामेडिकल का डिप्लोमा अलग अलग तरीके से अलग अलग सिलेबस के साथ हो रहा है। तो उनके माइंड में वही थोड़ी रहती है कि भाई यही सिलेबस पूछा जाएगा। लेकिन सर अगर मैं बात करूं कि हर विभाग की वैकेंसी अभी पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में निकल रही है, तो उनका सिलेबस जो है 80% सेम है, लेकिन 20% डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ही मैडम की बात को मैं एग्री करता हूं कि आप विभाग जो सिलेबस निकालता है ना, उस पर आप जरूर फोकस करें, उसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका के रखें और फिर टॉपिक वाइज आप जो है उसका अध्ययन करते रहें। बिल्कुल, मैं एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा उदिता मैम को कि उन्होंने बहुत सही गाइडेंस दी है कि आपको सिलेबस देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जैसे ही वैकेंसी आई स्टेशनरी पे गए, जाके हमने बुक परचेस कर लिया, अब इसी में से ही पढ़ना चालू कर दिया। और राम सर का भी कहना बहुत सही है कि हर एक स्टेट में थोड़ा सा सिलेबस में डिफरेंस हो सकता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सिलेबस देखना पड़ेगा, क्या उसी के रिगार्डिंग टॉपिक्स है या नहीं। यूँ ना कि आप कोई भी उठा के पढ़ रहे हो, है ना। उसके बाद में एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कमेंट के अंदर बच्चों का बहुत ज़्यादा देखने को मिला है कि, तो मैं अब हमारे टीम मेंबर प्रियंका मैम से बात करना चाहूँगा कि आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में मैम किस तरीके से तैयारी की थी, क्योंकि ये आपका बताना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए। और साथ में मैम पीवाईक्यू की कमी बहुत दिख रही है स्टूडेंट्स के अंदर, वो पीवाईक्यू को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी सर, तो जैसे मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ की बात करूं तो उसमें सबसे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। जैसा मैम ने और सर ने बताया कि सिलेबस हमको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स है, वो हमको पता होना चाहिए। उसके बाद में हमको टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो सॉल्व करने चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे और आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। और इसको और आप एडवांस करने के लिए जो पीवाईक्यूज़ होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको ऐड कर सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं और मोस्ट ऑफ टाइम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट भी होते हैं। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आपकी जो तैयारी है वो और बूस्ट होगी। बिल्कुल सर, प्रियंका मैम, मैं जैसे मैम ने अभी जो बताया उसके लिए कहना चाहूँगा कि जैसे बिहार के अंदर अभी भर्ती है ना, तो एमपी स्टेट का स्टूडेंट भी सोचता है बिहार का फॉर्म भरने का, राजस्थान वाला बच्चा भी सोचता है कि हम बिहार के फॉर्म फिल करें। लेकिन यहाँ पे जैसे मैम ने पीवाईक्यू का कहा ना, तो बच्चे गलती यहीं पे कर लेते हैं सर कि वो जैसे अभी ग्रुप 5 का एग्जाम हुआ लेटेस्ट और राजस्थान में एनएचएम की वैकेंसी भी आ रही है, वो क्या उनको सेम एज मान लेते हैं। अच्छा। जब तक वो पीवाईक्यू नहीं देखेंगे ना, तब तक उनको हर एग्जाम का पैटर्न, हर एग्जाम का लेवल पता नहीं लगेगा कि जो है बिहार में किस टाइप का जो है पेपर का ट्रेंड आ रहा है, ग्रुप 5 में किस टाइप का आ रहा है, राजस्थान में किस टाइप का आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आपको जो है पीवाईक्यू देखने से ही पता चलेगा। मतलब सर आपके हिसाब से पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी प्रैक्टिस होगी तब कहीं जाके हमारा जो एग्जाम है वो निकल सकता है। बहुत अच्छी बात है कि आपको पीवाईक्यू तैयार करना है, तो उनका आंसर आपको मिल चुका होगा। सर एक दिक्कत बहुत आ रही है स्टूडेंट्स को कि सर उनका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, वो काम भी कर रहे हैं उसके बाद में पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो अपना टाइम नहीं बैठा पा रहे कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, मुझे कितना टाइम नोट्स बनाने को देना चाहिए, कितना टाइम मुझे स्टडी करनी चाहिए, और किस तरीके से सर वो टाइम मैनेज कर सके, उसके बारे में सर क्या राय है आपकी? सर इसका मैं यही कह सकता हूँ कि जैसे मेरे साथ भी यही हुआ था कि सर वैकेंसी लेट आई थी, ठीक है ना, फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया और वैकेंसी लेट आई, तो तब तक कहीं ना कहीं मैं भी प्राइवेट जॉब जो है उसके तलाश में रहते हैं। ऐसे काफी सारे बच्चे हैं जो अभी जॉब के साथ साथ जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। है सर, बहुत सारे हैं। तो उनके लिए टाइम मैनेजमेंट का यही रहेगा कि जैसे सबसे पहले तो सर आपने सुना होगा ना कि समय तो आपका है, आप अपने अनुसार जो है उसको सेट कर सकते हैं। तो वैसे ही मैं बात करूंगा, जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो जॉब के साथ साथ सेटल कर रहे हैं, आपको मार्गदर्शक के रूप में पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने टाइम को, समय आपका है, आपके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। अब जॉब वाले स्टूडेंट जैसे 10 बजे जॉब जाते हैं, 9 बजे जॉब के लिए निकलते हैं, तो आप मॉर्निंग का टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। वापस इवनिंग में आने के बाद जो है हाफ एन आवर 1 आवर आप रेस्ट करने के बाद वापस से जो है पढ़ाई के साथ अटैच हो सकते हैं। तो वो समय सर इनको अटैच करना ही पड़ेगा अपने साथ, मतलब समय इनको निकालना पड़ेगा, चाहे अपना दिन का जो भी काम है उसको थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, पर पढ़ाई के लिए उनको समय बिल्कुल जैसे मॉर्निंग में वो है, जैसे सर फ्रेश माइंड रहता है तो उस समय वो आप पढ़ाई कर सकते हैं। इवनिंग में जॉब से आने के बाद जैसे मेंटली टायर्ड भी रहते हैं अपन, तो उस समय आप रिवीजन को जो है फोकस कर सकते हैं। अच्छा, रिवीजन को आप लास्ट में फोकस कर सकते हैं, बाकी मॉर्निंग में आप जो टाइम मिल रहा है आपको, आप उसमें फोकस कीजिए कि आप एक्टिव स्टडी कौन सी कर रहे हो, नया टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हो, बाकी आप शाम के टाइम पे रिवीजन दे सकते हैं। वैसे सर रिवीजन की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने सुना है बच्चों को कि कितनी बार मुझे रिवाइज करना पड़ेगा
सिलेबस को, कि ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए या मुझे अच्छी तरीके से याद हो जाए? क्या राय होगी सर आपकी इसके बारे में सर? रिवीजन के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं इसको एक आपको मेरी लाइफ के साथ अटैच करके बताता हूँ, ठीक है ना। मैं सर अभी है ना स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहा था, ठीक है ना। जब उसमें क्या होता है कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें आर्टिकल आपने सुना होगा। हाँ, आर्टिकल को याद रखना बहुत भारी काम होता है। आर्टिकल को तुम चाहे दीवार पे चिपका लो, माइंड में चिपका लो, भूल जाओगे। तो उसका मैंने यही पैटर्न निकाला था कि हर आर्टिकल को 48 आवर्स बाद जो है रिवाइज करो डेली। हर 48 आवर्स बाद आप उसको रिवाइज इस प्रकार से करोगे जब तक आपका माइंड ये नहीं कह देना कि अब तू बस कर ले इसके बारे में, ठीक है ना। तो तब तक आपको जो है उनको याद करना। तो रिवीजन का मेरे हिसाब से यही रहता है कि सर अपनी जो पढ़ाई है, ये अपन वैकेंसी का एग्जाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि भाई जॉब लगने के बाद पढ़ाई थोड़ी करनी, मतलब ये स्टूडेंट को एक्टिव स्टडी की तरफ ले जा रहा है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि आप जो है 48 आवर्स बाद जो है अपना रिवीजन का टाइम जो है उसे जरूर ऐड करें। और रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो लिमिटेशन निकल के आती है टेस्ट के अंदर, वो लिमिटेशन का सबसे बड़ा जो रीजन है वो रिवीजन ही होता है कि स्टूडेंट रिवीजन नहीं कर पाता सर। और उसमें सर बच्चों की गलतियां भी पता चल जाती है कि कौन सा टॉपिक हमने छोड़ रखा है या कौन सा टॉपिक में अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ। जैसे सर आज मॉर्निंग में ही एक स्टूडेंट का कॉल आया था, वो कह रहा सर 56 मार्क्स ही आ रहा है टेस्ट में। मैंने पहला ही क्वेश्चन उनसे पूछ लिया कि रिवीजन करते हो कि सर रिवीजन का टाइम नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं अगर आप रिवीजन ऐड कर लेते हो ना सर, 10 मार्क्स 10 से 15 मार्क्स जो है ना वो कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हो, इंप्रूवमेंट कर सकते हो अपने एग्जाम में बढ़ा। तो रिवीजन इज कंपल्सरी। तो रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको आपकी छोटी से छोटी गलतियां पता चल सके कि आप कहाँ पे टॉपिक छोड़ रहे हो और अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसा कि बहुत जनों के कमेंट यह भी थे कि सर हम प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं या फिर हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए। वैसे मैंने आपके बहुत सारे नोट्स देखे सर, बहुत ही शानदार नोट्स है। मैंने उनके पीडीएफ भी देखे सर आपके। मतलब आपकी पहली तो बात हैंडराइटिंग बहुत ही शानदार लगी मुझे। उसके अलावा सर आपके जो डायग्राम्स है वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने देखे सर आपके डायग्राम्स भी। तो बच्चों को किस तरीके से सर आप कहेंगे कि प्रैक्टिस किस तरीके से करें या नोट्स किस तरीके से बनाए सर, उसमें गाइडेंस दीजिए। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं क्लास लेता हूं तो मैं खुद बच्चा बन के लेता हूं ताकि बच्चा बनने से क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैं उस टॉपिक को अगर पढ़ा रहा हूं तो वो सारी चीजें उनको वहां पे क्लियर हो जानी जरूरी है। उनकी जगह पे रह के ही सोचते हैं खुद को ना। ताकि क्लास में सर टाइम लगे लेकिन सारे डाउट्स क्लियर होना चाहिए, ये एक ठीक है। फिर मैं कहना चाहूंगा कि भाई जैसे आजकल के बच्चों की डिमांड रहती है कि सर हम नोट्स को प्रिंट निकाल के उसको पढ़ लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि ये गलत है। जब तक जैसे मैंने अगर पढ़ाया है आप लोगों को तो आप खुद सेल्फ नोट्स बनाएं। उसका ये कारण है कि जब आप अपने खुद के हाथों से नोट्स बनाते हैं ना तो उस समय आपका जो ब्रेन है वो कंसंट्रेशन के साथ अपने नोट्स में जो है काम करता है। तो क्या होता है कि जब आपका ब्रेन जो है काम कर रहा है कंसंट्रेशन के साथ तो उस चीज को कभी भूलता नहीं है। तो वो नोट्स अगर आप सेल्फ बनाते हैं, ठीक है ना, 4 सब्जेक्ट है तो 4 नोटबुक डालिए, कहीं ना कहीं वो आपको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से फायदा देगी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि सर आपने अभी कहा कि प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में तो बिल्कुल सर अपने सुदर्शन पैरामेडिकल ऐप के अंदर हमने जो है टॉपिक वाइज टेस्ट की जो एक नई पहल स्टार्ट की है कि टेस्ट जो आप टॉपिक वाइज लगाएं और उन्हीं क्वेश्चन को हम जो है आपको सॉल्यूशन लाइव क्लास के माध्यम से करवाएं, तो ताकि आपको पता लगे कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल के एग्जाम के अंदर वो आपको जो है बेहतरीन तरीके से आइडिया मिल सके। वैसे सर बहुत बार हमने देखा है कि जिस तरीके से पोपटलाल के हाथ में छतरी रहती है वैसे ही आपके हाथ में डायरी बहुत ज्यादा देखी है हमने सर, उसका क्या राज है? वो आपके हाथ में क्या करती है दिन भर? बिल्कुल सर, अभी भी ये जो डायरी है ये मेरे पास ही है। हाँ, और बिल्कुल मैंने देखा सर। ये हमेशा मेरे साथ ही रहती है। अभी से डायरी का ये राज है, मैं आज आप लोगों को बता ही देता हूँ कि इस डायरी के अंदर मैं वो सारी चीजें ऐड करता हूँ जो मुझे है ना डेली रूटीन में जो सारे काम करने होते हैं। इसको मैं सर नाइट में सोने से पहले इसके अंदर बना देता हूँ कि आज कल ये डेट है और मुझे जो है कल ये काम करने हैं, पूरा सारी चीजें, ठीक है ना। तो वैसे ही मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे लिए क्या है कि टास्क है डेली का, ठीक है ना। आप अपने इस बिहार पैरामेडिकल की वैकेंसी के अंदर अगर वास्तविकता के साथ तैयारी कर रहे हैं, घर वालों के सपने पूरे करने हैं, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि आप इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं कि हम किताबों से इतने बेहतरीन तरीके से अटैच हैं, तो आप अपने जीवन में अब जो आप 3 से 4 महीने ये प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें एक डेली टास्क स्टडी जो है आप उसका एक चार्ट बना के जो है पढ़ाई कर सकते हैं कि भाई डेली का एक चार्ट बनाओ, एक टास्क दो अपने आप को, ठीक है ना। जब तक आप नई चीज नहीं करोगे ना, औरों से आप हटके कैसे जो है सेलेक्ट होके बाहर निकलोगे? तैयारी तो सभी लोग कर रहे हैं, तो अपने आप में जो है एक टास्क दो डेली अपने खुद को ही कि भाई मुझे कल जो है ये टॉपिक पढ़ना है। आप अपने सब्जेक्ट को इस प्रकार से डिवाइड करो, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक को इस प्रकार से डिवाइड करो कि वो टास्क के रूप में आप उसका बार बार जो है रिवीजन भी कर सको। तो ये मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि सर इस डायरी का जो है यही राज है। छोटे छोटे टारगेट वो आगे जाके बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप छोटे टारगेट बनाओ,
बाद में आपको बड़ी अचीवमेंट देखने को मिल जाएगी। मिलेगी सर, बिल्कुल। बिल्कुल। जब वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल उस डायरी को बाद में कभी बैठ के देखेंगे वो कि जो बिल्कुल, मैंने इस तारीख को ये पढ़ाई की थी, ये टॉपिक पढ़ा था। बिल्कुल वैसे सर पोस्ट आ भी जाएगी, बच्चे तैयारी भी कर देंगे, सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आए, उन सभी के सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे कि किस तरीके से तैयारी करनी है, PYQ क्या रहने वाला है। और अगर आपको और भी बेहतर तरीके से तैयारी करनी है तो आप राम सर से जुड़ सकते हैं। सुदर्शन पैरामेडिकल का ऐप डाउनलोड कीजिए, विजिट कीजिए, तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बिल्कुल सर, इस बार हम बिहार पैरामेडिकल के अंदर लैब टेक्नीशियन हो, चाहे OT टेक्नीशियन है, ECG टेक्नीशियन है और एक्सरे टेक्नीशियन की जो पोस्ट निकली है, उनके लिए बेहतरीन तरीके से हम जो है काम कर रहे हैं, कंटेंट जो है बेहतरीन तरीके से तैयार कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप जो है दोस्तों बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो और ये सारी चीजें हमने बताई हैं अपने लाइफ के साथ अटैच करो और सिलेक्शन लेके जो है सपने साकार जरूर करें। धन्यवाद। तो बच्चा आज ही जुड़े राम सर के साथ।